हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अथर्व जनरल नॉलेज क्लासेस में। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगली सीरीज मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूं प्राचीन भारत के इतिहास से, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। और ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि इसे पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज जिन्हें हम साहित्यिक सोर्स कहते हैं, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक सोर्सेज। तो इसी पर सबसे पहले यह प्रश्न बनेगा, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर एक हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी? ये खुदाई वैसे पहली बार नहीं है, पहले भी वहां पर खुदाई हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली भी वहां पर खुदाई हुई है और वहां पर मकान, गलियां, जल निकासी व्यवस्था और संभवतः एक आभूषण बनाने की इकाई भी खोजी गई है। और क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा मैंने बताया, हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की एज कैसे पता लगती है? अगर हमें कोई शिलालेख मिलता है, कोई कॉइन मिलता है, तो उसकी एज कैसे पता लगती है? तो उसके संबंध में एक क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि। इस पद्धति को 1940 में विलार्ड लिबी ने विकसित किया था और उन्हें इसके लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1960 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? उत्तर है न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। अब सिक्कों पर एक और प्रश्न बनता है, प्राचीन भारत में सिक्के बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? उत्तर है चांदी, तांबा, सोना और सीसा यानी लेड, इनका इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? विच मेटल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मैन? उत्तर है तांबा या कॉपर। अगला प्रश्न है, भारत में मिलने वाले सबसे पुरातन सिक्कों का क्या नाम है? उत्तर है पंचमार्क्ड कॉइन या आहत सिक्के। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर एक छाप मार दी जाती थी, या यूं कहें कि उन पर पंच कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आपको आर्कियोलॉजिस्ट इंस्क्रिप्शंस की भी खोज करते हैं। इंस्क्रिप्शंस कई जगह हैं, उन्हें सिक्कों पर मिलते हैं और भी जगह मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड? अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है एपिग्राफी। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे पिछले वीडियो में 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे, एक ही स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया है, तो वो क्वेश्चंस सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं एक एक करके उनको भी लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि विश्वनाथन आनंद चेस से जुड़े किस संगठन से जुड़े हैं? तो उत्तर है फाइड, FIDE। ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है जिसको हम विश्व शतरंज संघ भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल चेस की गवर्निंग बॉडी है और ये FIDE का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डेस एक्स। ये फ्रेंच वर्ड है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन पक्का गलत होगी, लेकिन मैंने आपको FIDE का फुल फॉर्म बताया है। उस वीडियो का आई बटन मैंने ऊपर दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप और भी क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए वापस हिस्ट्री पर लौटते हैं। अगला प्रश्न है, विच एज बिगन टुवर्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक एज? नवपाषाण काल के अंत के साथ किस युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है शैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डू वी फाइंड द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ कॉपर टूल्स एंड वेपन्स पर्टेनिंग टू शैल्कोलिथिक एज? ताम्रपाषाण युग से संबंधित तांबे के औजारों और हथियारों का सबसे बड़ा भंडार हमें किस स्थान पर मिलता है? उत्तर है गुजेरिया, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड? अभिलेखों और पुराने रिकॉर्ड्स के लिए प्रयोग होने वाली पुरानी लेखन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर है पैलियोग्राफी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिलते हैं?
वेयर डू वी फाइंड द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? उत्तर है हड़प्पा के सिक्कों पर, जो कि 2500 साल पुराने हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड मैन बिगन टू कुक फूड? मनुष्य ने खाना बनाना कब शुरू किया था? तो उत्तर है नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक को अशोक का शिलालेख किस स्थान पर मिला था? उत्तर है मेरठ। अगला प्रश्न है, हु हैज कॉइन्ड द टर्म नियोलिथिक? नवपाषाण शब्द को किसने गढ़ा है? उत्तर है सर जॉन लुबॉक। 1865 में इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थान पर मिलते हैं? उत्तर है मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्लीस्ट मेसोलिथिक पीपल? प्राचीन मध्यपाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग, शिकार, भोजन एकत्र करना और मछली पकड़ना। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड नियोलिथिक पीपल लिव्ड? नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? उत्तर है सेटल्ड लाइफ, वो पशुपालन और कृषि भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, वेयर डू वी फाइंड द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग एंड डॉग बरियल? उत्तर है कश्मीर में बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द टूम्स विच द नियोलिथिक पीपल कंस्ट्रक्टेड आफ्टर बरिंग देयर डेड बॉडीज? उन मकबरों का नाम बताइए जिन्हें नवपाषाण काल के लोग अपने शवों को दफनाने के बाद उन पर बनाते थे। तो उत्तर है डोमेन्स या मेनहिर। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? नेम द बुक रिटन बाय हिम। उत्तर है हेरोडोटस। एक ग्रीक हिस्टोरियन थे ये, और इन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक किताब लिखी थी। ये पुस्तक भारत और फारस के संबंधों के बारे में हमें बताती है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स इन इंडिया इन 1863? 1863 में भारत में सबसे पहले पुरापाषाण काल के पत्थर की खोज किसने की थी? उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पल्लावरम मद्रास के पास एक हाथ की कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स खोजी थी, और इस डिस्कवरी के बाद इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस वी फाइंड द रॉक पेंटिंग एंड कार्विंग बिलोंगिंग टू पैलियोलिथिक एज? पुरापाषाण काल के शैल चित्र और नक्काशी हमें किस स्थान पर मिलते हैं? उत्तर है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इन व्हाट कैटेगरी कैन द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक मैन बी प्लेस्ड? पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के मानव को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उत्तर है हंटर और गैदरर, शिकारी और संग्रहकर्ता। अगला प्रश्न है, वेयर डू वी फाइंड द ट्रेसेस ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक मैन इन इंडिया? हमें भारत में पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण काल के मानव के निशान कहाँ मिलते हैं? उत्तर है भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव्स में हमें कई चित्र मिलते हैं जिनमें कि हाथी, बाघ, गैंडा आदि जानवरों के चित्र हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वर यूज्ड बाय पैलियोलिथिक मैन? पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था? उत्तर है हाथ की कुल्हाड़ी, पेबल टूल्स यानी कि कंकड़ पत्थरों के जो टूल्स होते हैं, और बोन टूल्स यानी कि हड्डियों के औजार। और एक बार फिर मैं वापस चल रहा हूँ उसी क्वेश्चन की तरफ जो मैंने पिछली वीडियो में पूछा था। तो क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार गया है? उत्तर है लक्ष्य सेन। और फिर हिस्ट्री पे वापस आते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था उसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारे फॉरेन राइटर्स ने भी लिखा है, तो उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, Who was the writer of the book Periplus of Erythraean Sea written between AD 80 to 115? In which language this book was written? 80 से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है ये एनोनिमस है, कोई नहीं जानता ये किसने लिखी है, और ये बुक ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में हमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। इसमें भारत के विभिन्न बंदरगाहों का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, इंडिका नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है मेगास्थनीज।
जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, टॉलमी द्वारा लिखित पुस्तक जियोग्राफी किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है ग्रीक भाषा में। ये लगभग 150 ईस्वी में लिखी गई थी और ये हमें भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार के बारे में बताती है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है प्लिनी ने। यह पुस्तक पहली शताब्दी के आसपास लिखी गई थी और इसमें हमें भारत और इटली के व्यापार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, एपिटोम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है जस्टिन। ये किताब ग्रीक भाषा में है और ये हमें मौर्य काल के बारे में बताती है। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस कहते थे। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस मौर्य सम्राट को सेंडोक्रोटस के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, लाइव्स नाम की पुस्तक जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है किसने लिखी थी? उत्तर है प्लूटार्क। अगला प्रश्न है, मौर्य काल से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैकियावली इटली के एक बहुत बड़े फिलोसफर और स्टेट्समैन थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? तो उत्तर है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था पर। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और हर दूसरे एग्जाम में आता है ये। अगला प्रश्न है, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? उत्तर है कल्हण, और ये किताब हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था? उत्तर है पाली। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जन्म कथा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जातक। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, पाली में लिखे गए पिटक किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। यहाँ मैं पिटकों के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि 3 पिटक थे। पहला है धर्म सुत्त पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के भाषण और संदेश हैं और इसकी रचना आनंद ने 483 ईसा पूर्व राजगृह में पहले बौद्ध सम्मेलन में की थी। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक हमें संघ में रहने वाले भिक्षुओं और ननों के व्यवहार और उनके नियमों के बारे में बताता है। इसकी रचना 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति में उपाली ने की थी। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये दार्शनिक कथनों का संकलन है और इसकी रचना मुगलिपुत्र तिस्सा यानी कि उपगुप्त ने 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद में की थी। जब बुद्ध की बात चली है तो आपसे भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था और उनकी डेथ कहाँ हुई थी। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं पहले किसी वीडियो में दे चुका हूं और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगला प्रश्न है, शकुंतला और गीत गोविंद नामक पुस्तकों का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है? उत्तर है विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, भगवत गीता और हितोपदेश को अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया है? उत्तर है चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग में वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्तर है कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोहारों ने कांस्य बनाने के लिए किन 2 धातुओं को मिलाया था? Which 2 metals were mixed by the smiths in Harappa to make bronze? उत्तर है टिन और तांबा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किस स्थान को मेलुहा कहा गया है? उत्तर है इंडस रीजन को यानी कि सिंधु घाटी क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? उत्तर है मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताएं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई? उत्तर है टाइग्रिस और यूफ्रेटस, जिसे हिंदी में दजला और फरात कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? उत्तर है नील नदी के। अगला प्रश्न है,
चीनी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? उत्तर है हुआंग हो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस काल से है? उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ग द्वारा शासित थी? उत्तर है मर्चेंट क्लास यानी कि व्यापारी वर्ग द्वारा। अगला प्रश्न है, विच फॉरेन इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द ऋग्वैदिक डेटीज? कौन सा विदेशी शिलालेख ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में बताता है? उत्तर है भोगजकोई, जो 1380 बीसी का शिलालेख है। भोगजकोई एशिया माइनर तुर्की में है और प्राचीन हिट्टी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसे 1906 में खोजा गया था और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? उत्तर है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक टूल्स? मध्यपाषाण काल के औजारों की क्या विशेषता थी? उत्तर है ये माइक्रोलिथ के रूप में थे और इन्हें बनाने के लिए चैल्सीडमी और चर्ट का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था? उत्तर है शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस के निशान हमें पहली बार कब मिले? उत्तर है अपर पैलियोलिथिक एज में। अगला प्रश्न है, मेगालिथ संस्कृति जिसका पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है वो मूल रूप से दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते थे और उनके कब्रों पर स्तंभ आकार का बड़ा पत्थर रखा जाता था और आंशिक या पूर्ण दफन का अभ्यास किया जाता था, यानी फ्रैक्शनल बरियल या कंप्लीट बरियल वर प्रैक्टिस। फ्रैक्शनल बरियल वो होता है जिसमें कि मृत शव को पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और जब शरीर के थोड़े अंश बच जाते थे तो उन्हें दफना दिया जाता था, उसे फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। और पूर्ण दफन या कंप्लीट बरियल वो हुआ जिसमें पूरी की पूरी बॉडी को दफना दिया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस स्थान को हरियोप्पा कहा गया है? उत्तर है हड़प्पा को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नेम द ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर है पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में सुक्तागेंडर जो बलूचिस्तान में है, दश्त नदी के किनारे है। उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी के तट पर है। और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है और प्रवा नदी के तट पर है। तो ये चारों के चारों एक्सट्रीम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के भाग थे हड़प्पन संस्कृति के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में है? उत्तर है शॉर्टगई। अब ये अफगानिस्तान के तखर प्रांत के दरकद जिले में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई कब और किस नदी के किनारे की गई थी? उत्तर है 1921 में रावी नदी के बाएं किनारे पर, यानी कि 1921 में लेफ्ट बैंक, रावी का लेफ्ट बैंक जो है उस पर हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हड़प्पा मोंटेगमरी डिस्ट्रिक्ट में है जो अब पाकिस्तान में है और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में रावी नदी को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है परसुनी, रावी नदी जिसके किनारे हड़प्पा बसा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की प्रमुख खोज क्या है? वहाँ पर क्या क्या हमें मिला है? तो एक सिटाडल मिला है यानी कि गढ़ मिला है, किला मिला है, 6 अन्न के भंडार यानी कि ग्रेनरीज मिली हैं और कॉफिन बरियल, कॉफिन में वहाँ लोगों को दफन किया जाता था वो मिला है और एक सीमेंट्री एच मिली है, कब्रिस्तान जो है जो फॉरेनर्स को दफनाने के लिए यूज होता था। ये सब हमें हड़प्पा से मिलता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है 1922 में सिंध के लरकाना जिले में जो अब पाकिस्तान में है इसकी खुदाई हुई थी और इसकी खुदाई आर.डी. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है और मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है ये सिंधु यानी इंडस नदी के दाहिने किनारे पर यानी कि राइट बैंक पर है और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड।
अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में प्रमुख क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो सबसे पहले ग्रेट बाथ है और एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, उसका स्टैचू है, और मदर गॉडेस की सील है। एक स्टेटाइट का स्टैचू है जो कि एक मेल का है जिसमें उसकी दाढ़ी है। एक यूनिकॉर्न सील यानी कि गेंडे की मोहर है। एक पशुपति की सील है, और वहाँ पर हमें वूवन क्लोथ यानी कि बुना हुआ कपड़ा मिला है। शेल के बने हुए स्केल मिले हैं और सिलेंड्रिकल सील मिली है जो कि मेसोपोटामिया में यूज होती थी। अगला प्रश्न है, चानुधड़ो में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हड़प्पा संस्कृति का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सिटाडल नहीं था, यानी कि गढ़ नहीं था। यहाँ पर एक बीड मेकर फैक्ट्री मिली है, एक इंक पॉट मिला है, एक लिपस्टिक मिली है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में पाई जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम बताइए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हमें फ्यूरोड लैंड यानी कि जोती हुई ज़मीन, और फायर अल्टार यानी अग्नि की वेदियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, और दो तरह के बरियल सिस्टम, एक स्क्वायर में और एक सर्कुलर सिस्टम हमें मिलता है। यहाँ के घरों में हमें कुएं भी मिलते हैं और वुडन फेरो यानी कि लकड़ी की नालियाँ हमें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम बंदरगाह किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया है? उत्तर है लोथल में। लोथल भोगावा रिवर के किनारे है और जो कि गल्फ ऑफ काम्बा में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं? सबसे पहले हमें मिला है यहाँ जॉइंट बरियल, मतलब दो लोगों का इकट्ठा दफन किया जाना। ये इतिहासकारों का मानना है कि ये डबल बरियल मतलब एक साथ दो लाशों का दफन होना कहीं सती प्रथा को भी इंगित करता है, लेकिन वो श्योर नहीं है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हमें दुनिया का पहला बंदरगाह मिलता है, और यहाँ पर हमें राइस हस्क यानी कि चावल की भूसी मिलती है। यहाँ पर फायर अल्टार यानी कि अग्निवेदियाँ भी मिलती हैं। हाथी दांत का एक स्केल मिलता है, और यहाँ पर हमें टेराकोटा का हॉर्स भी मिलता है। हालांकि हड़प्पा संस्कृति में ये माना जाता है कि वो घोड़े को नहीं पालते थे, घोड़े के बहुत कम जगह पर हमें अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डू वी फाइंड गुड क्वालिटी बार्ले इन हड़प्पन साइट्स? उत्तर है बनवाली, जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पन स्थल पर हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं? उत्तर है सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, और यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है। बीड मतलब मनके जो होते थे वो बनाने का फैक्ट्री यहाँ पर मिली है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें चावल के अवशेष मिलते हैं? उत्तर है रंगपुर, जो कि गुजरात में महार नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पन शहर 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था? तो उत्तर है कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर गढ़ एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है? अब ये एक गढ़ है और एक ही जगह पत्थर की दीवार पर वो घिरा हुआ है, वो है सुक्ता गेंडर। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर मकरान जगह पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का समाज किस प्रकार का समाज था? तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी था, समता मूलक समाज था, मतलब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, उस समाज में कोई वर्ग नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किन फसलों से परिचित थे? तो उत्तर है गेहूं, जौ, मटर, खजूर, सरसों, तिल, कपास, ज्वार और रागी। चावल एक दो जगह मिले हैं, दुर्लभ था चावल। आपको ये बता दूं कि सिंधु घाटी के लोग विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया व्यापार के बीच 2 मध्यस्थ स्थान कौन से थे? वो थे दिलमन यानी कि बहरीन और मक्कन, जो जिसे कि हम अब ओमान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा शहर में हमें एक बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है? उत्तर है मोहनजोदाड़ो में। अब एक और प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें हड़प्पा की मोहरें कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो मेसोपोटामिया के शहर हैं उर, किस, सुसा और लोगोस शहर, इनमें हमें हड़प्पा की मोहरें मिलती हैं, जो ये
प्रमाणित करती हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा में व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरें अधिकतर किस पत्थर से बनाई जाती थी? उत्तर है स्टेटाइट से। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज इंग्रेव्ड ऑन द हड़प्पन सील्स? हड़प्पा की मोहरों पर क्या उत्कीर्ण किया जाता था? तो उत्तर है पशु या लघु शिलालेख, यानी कि एनिमल्स होते थे या शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे उस पर, जो कि आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किन किन कलाओं से परिचित थे? तो उत्तर है नाव बनाने की कला, मोहर बनाने की कला, टेराकोटा निर्माण और मनके बनाने की कला से वो परिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग संभवतः व्यापार करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते थे? तो उत्तर है वो बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, एक सामान के बदले सामान देने की प्रणाली को वो इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी परिवहन के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? उत्तर है बैलगाड़ी और नाव का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, विच एनिमल्स वर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम्स? हड़प्पा काल में किन जानवरों को बोझ के जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो उत्तर है ऊंट और गधा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किन आभूषणों से परिचित थे? उत्तर है देवर फैमिलियर विद नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स होती हैं, बैंगल्स से वो परिचित थे, गिर्डल्स से वो परिचित थे, यानी करधनी जिसे कहते हैं, नोज स्टड्स आपको पता ही है, ईयर स्टड्स, फेस पाउडर, लिपस्टिक, फेस पेंट और परफ्यूम से वो सबसे परिचित थे। तो ये दिखाती है कि वो कितने सभ्यता कितनी उन्नत थी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। प्रश्न था कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है और ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है हिलाल ए पाकिस्तान और ये बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो निवारण के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उन्होंने हिलाल ए पाकिस्तान उन्हें दिया है। और दूसरा प्रश्न था कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान का पुरस्कार किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है? तो उत्तर है दिलीप कुमार। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बल्कि पहला तो 100% आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। जिस वीडियो में ये क्वेश्चन थे मैं ऊपर आई बटन डाल रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्राइजेस पे हैं, अवार्ड्स पे हैं, जिनमें से कुछ ना कुछ नए एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो चलिए एक बार फिर हिस्ट्री की तरफ मुड़ते हैं। तो प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में पाया जाने वाला प्रोटोटाइप शिवा पशुपति की जो वहां पर सील मिली है वो किन जानवरों से घिरा हुआ है? उसके चारों तरफ कौन कौन से जानवर हैं? तो एक एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफलो है और 2 हिरण उसके पैरों पे हैं, जो पशुपति प्रोटोटाइप जो मोहनजोदाड़ो में सील मिली है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में किन देवताओं की पूजा की जाती थी? उत्तर है मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, फैलिक वर्शिप की जाती थी, मतलब लिंग पूजा की जाती थी, योनि की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। आपने देखा था कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टार्स थे, मतलब वहाँ अग्नि की पूजा की जाती थी। कई पेड़ों की पूजा की जाती थी जिसमें कि पीपल एक प्रमुख था। और हड़प्पन संस्कृति की खासियत थी कि वहाँ पर मंदिर हमें नहीं मिले हैं। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मेटल कहाँ से हड़प्पन लोग लेते थे, तो वह मैं प्रश्न की फॉर्म में नहीं लाया हूँ, वो मैंने आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि वो सोना अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान से लाते थे या कोलार माइंस दक्षिण भारत से लाते थे। चांदी भी वो अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। तांबा वो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से, और खितड़ी माइंस जो कि राजस्थान में है वहाँ से लाते थे। एक प्रश्न ये मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, लापिस लाजुली नामक पत्थर ये कहाँ से मिलता था? ये अफगानिस्तान से मिलता था। एमिथेस्ट यानी कि नीलम जो है वो महाराष्ट्र से मंगाते थे। जेड जो है वो पामीर मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से मंगाते थे। कार्लेनियन भड़ूच गुजरात से मंगाते थे और टिन वो मंगाते थे अफगानिस्तान। अभी पीछे मैंने बताया था कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी ये, और ब्रॉन्ज में टिन और कॉपर को मिलाया जाता है तब ब्रॉन्ज बनता है। तो वो ब्रॉन्ज जो है वो अफगानिस्तान से, ईरान से, और अगेट्स और चेल्सिडमी वो सौराष्ट्र गुजरात से मंगाते थे।
यहाँ मैं एक बात आप सबको बता दूं कि जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कौन सी जगह क्या क्या मिला है, ये पढ़ने से नहीं होता, या आप अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करा करें, बार बार डिस्कस करा करें और बार बार इसको भी सुना करें, देखा करें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब चीज़ें याद करना, और क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किन जानवरों से परिचित थे? हड़प्पा के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घरेलू मुर्गी, सुअर, कुबड़ वाले बैल और कुत्ते और बिल्ली, गधा, ऊंट, मैंने पीछे बताया था कि गधा और ऊंट वो बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में यूज़ करते थे। हाथी से, गैंडे से और डियर से वो परिचित थे, हिरणों से, जंगली सुअर से वो परिचित थे। एक जगह मछली के हड्डियाँ मिली हैं तो मछली से भी परिचित थे, और घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं तो वो घड़ियाल से भी परिचित थे। कई जगह ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो शेर का कहीं वर्णन नहीं आता है, इसलिए माना जाता है कि वो शेर से परिचित नहीं थे। और अब लास्ट में एक सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हड़प्पन संस्कृति के बारे में, जिसमें कि लोग हमेशा गलती करते हैं, मैंने भी की थी जब 20-30 साल पहले मैं एग्ज़ाम दिया करता था, कि हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर है लोहा। वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा एक लौह युगीन यानी कि आयरन एज सभ्यता नहीं थी, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। उन्हें नहीं पता था कि लोहा क्या होता है, लोहा बहुत बाद में आता है। तो आप भी याद रखिएगा कि हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हिस्ट्री पे पहला लेक्चर। इसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और हड़प्पन संस्कृति के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने चाहिए आगे भी। मैंने एक क्वेश्चन बुध पे पूछा है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक बार फिर से हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जुड़े रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस देता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।